आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वह है वसंत भाग 3 कक्षा 8 बस की यात्रा, जो कि श्री हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। पाठ में प्रवेश करने से पहले कुछ मुख्य बिंदुओं को हम जान लेते हैं। लेखक से जुड़े हुए तथ्य: इनका जन्म 22 अगस्त 1924, मृत्यु 10 अगस्त 1995। इस पाठ के लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग किया है। वे इस लेख के द्वारा अपनी व्यक्तिगत अनुभवों का बखान करते हैं, जो कि है बस की यात्रा। किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में आती हैं, इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। एक बार बस से पन्ना जा रहे थे। बस बहुत पुरानी थी, जैसा कि दर्शाया गया है। इस सफ़र में क्या क्या अनुभव उन्होंने किया, क्या क्या उनके साथ घटा। उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनके घटिया हालात पर व्यंग किया है, और ये भी दर्शाया गया है कि किस तरह से वे अपनी बसों की देखभाल करते हैं। बस की यात्रा पाठ की व्याख्या। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर के बाद मिलती थी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। इस पंक्ति में वर्णन ये किया गया है कि वे 5 मित्र थे और उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। ये जो 4 बजे की बस है, यही उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी। पन्ना, जो कि एक जगह का नाम है, वहां से बस चलने वाली थी। करीबन 1 घंटे के बाद से पन्ना से सतना के लिए उन्हें बस मिलनी थी। लेखक और उनके मित्रों को जबलपुर जाना है, इसलिए कुछ यात्रा वो बस से करेंगे। उसके बाद जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। यात्रा में पूरी रात का समय लगेगा। वह सुबह के समय तक घर पहुंच जाएंगे। आगे की पंक्ति देखिए। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। हाजिर का मतलब है उपस्थित, सफर मतलब यात्रा, डाकिन यानी कि डराने वाली। लेखक के साथ जो 2 मित्र गए थे, उन्हें दफ्तर में समय पर उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता उन्हें ज़रूरी लगा। उनके जो जानकार लोग हैं, उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करेगा, क्योंकि शाम के थोड़ी देर बाद काफ़ी अंधेरा हो जाता है और रात में यात्रा करना सुरक्षित नहीं होता। तो लेखक ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? रास्ते में डाकू वगैरह तो नहीं मिलते, लेकिन जो बस की हालत है वह बहुत ही डरावनी है। बस बहुत खराब हालत में है, पता नहीं मंजिल पर पहुंचा पाएगी कि नहीं। तो लोग हमेशा उस बस से जाने से डरते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? श्रद्धा यानी कि किसी के प्रति आदर, सम्मान और प्यार का भाव। उमड़ना यानी कि जमा होना, उमड़ना। वयोवृद्ध, बूढ़ी या पुरानी। निशान मतलब चिन्ह। वृद्धावस्था, बुढ़ापा। कष्ट, परेशानी। सवार यानी कि उसमें सवारी या फिर चढ़ा जाना। इस बस को देखने से अनुभव हो रहा था कि इस बस ने बहुत सारी यात्राएं की हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने उनकी मंजिल पर पहुंचाया है। अब उसके शीशे, खिड़कियां और पूरी बॉडी टूट चुकी है, कोई भी चीज सही ठिकाने पर नहीं है, खस्ता हालत हो चुकी है। इसका इंजन आवाज कर रहा है, इससे लोग यात्रा नहीं करना चाहते।
क्योंकि बस बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको कुछ परेशानी हो सकती है क्योंकि वह बहुत पुरानी हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है। वह बस तो सिर्फ अब पूजा के योग्य है, अर्थात कोई भी काम की नहीं रही, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा सफ़र तय किया है, इसलिए अब पूजा के योग्य है। एक बूढ़ी और पुरानी बस के ऊपर सवार होने को कैसे सोचा जा सकता है, जबकि यह तो आराम करने का समय है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हमें देखना है कि अपने आप चलती है। हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। विदा मतलब सलाम, आखिरी सलाम। रंक यानी कि गरीब, पूछ करना मतलब जाना, निमित्त मतलब कारण या साधन। जो मित्र उन्हें छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे कोई उसको अंतिम विदा दे रहे हों। उन्हें भी शक हो रहा था, इसलिए ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि जैसे कि पता नहीं फिर मिलेंगे कि नहीं। उनकी आंखें ये कह रही थी कि इस जिंदगी में लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है, लोग पैदा होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आदमी के लिए इस दुनिया से जाने का कोई एक कारण, कोई एक निमित्त बनता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन लग रहा था, इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ड्राइवर ने जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया और बस शुरू हो गई और बस में बैठे हुए लोगों को इंजन की आवाज़ ऐसे गूंज रही थी कि ऐसे लग रहा था कि वे बस में नहीं इंजन में बैठे हों। और उस बस की हालत इतनी ख़राब थी कि कांच जो थे वो बहुत ही कम बचे थे और ऐसी अवस्था में थे कि वे अगर किसी को लग जाए तो चोट पहुंच सकती थी, इसलिए उनसे दूर खिड़की से सरक कर बैठना पड़ा। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। घर घर की आवाज़ जो है उससे आ रही थी, जो कि बहुत ही खतरनाक महसूस हो रहा था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी ने चलाया था, 1921 का आंदोलन। ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण लेना, सीखना, दौर यानी कि ज़माना, समय, गुजरना यानी कि चलना, बस इतनी पुरानी थी कि लेखक और उनके मित्रों को लगा कि वह भारत की आज़ादी के समय जो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ होगा उस समय की होगी, जिस तरह से गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन चलाया गया, इस तरह ही इस बस का हर हिस्सा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था, अर्थात एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था।
बस बहुत पुरानी है, पुराने ज़माने से चलती आ रही है, इस कारण हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अब लेखक उससे यात्रा करने से डर रहे हैं, क्योंकि इसके इंजन आवाज़ कर रहे हैं, खिड़की टूटी हुई है और हर एक पुर्जा हिल रहा है। बस की सीट थी और जो उसकी बॉडी थी आपस में साथ नहीं दे रहे थे, असहयोग कर रहे थे, यानी सारी बस हिल रही थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली में डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अचानक बस में कुछ खराबी आ गई थी, इसकी वजह से रुक गई और पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, जिससे कि पेट्रोल बहने लगा। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, अर्थात नली अथवा पाइप के द्वारा इंजन में भेजने लगा। उम्मीद का मतलब होता है आस। लेखक आस लगाए बैठे थे कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। ऐसा लेखक को इसलिए लगा क्योंकि जो बस की हालत थी और जो हिस्सेदार का लगाव था बस से, इस वजह से तो अब यही सोचा जा सकता था कि अब धीरे धीरे बस के इंजन को भी निकालकर हिस्सेदार अपनी गोदी में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। जैसा उन्हें संदेह था कि बस शायद ही हमारी इस यात्रा को सफल करे, जैसा उन्होंने सोचा था और उनके मन में डर था, वैसा ही घट रहा था। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था और जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी अर्थात डुबकी लगा जाएगी। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अच्छा बच्चों देखो, इत्तेफाक का मतलब होता है संयोग। ऐसा वैसा कभी भी इसके साथ घटित नहीं हुआ, यह तो आज ही पहली बार हुआ है। ऐसा समय हो गया है कि बस के साथ कुछ खराबी आ रही है, वरना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के हिस्सेदार ने भरोसा दिलाते हुए कहा, बस तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है, अर्थात अच्छी हालत में है। यह डरने की बात नहीं है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो देखिए, क्षीण का मतलब होता है कमजोर, दयनीय यानी बेचारी, वृद्धा मतलब बूढ़ी, ग्लानि यानी पछतावा या फिर खेद, प्राणांत यानी कि मर जाना, बियाबान मतलब सुनसान, अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार या फिर अंतिम क्रिया। अब जैसा कि रात हो गई थी, चांदनी थी और वो भी कमजोर, क्षीण चांदनी, कमजोर नहीं क्षीण चांदनी है, थोड़ी थोड़ी चांदनी थी बस। और जो बस थी वो बड़ी बेचारी लग रही थी। उसमें बस जैसा कि रुक चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। चांद की चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे बस खड़ी हुई बेचारी सी लग रही थी। लगता जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। बस इस तरह से रुक कर खड़ी हो गई।
अपने आप में हमें खेद हो रहा था कि बिचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। यदि इसका प्राणांत हो गया तो हम अपना सफ़र कैसे पूरा करेंगे। लेखक के मन में यही सब दुविधा चल रही थी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिसल करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। बस एक छोटे से पुल के ऊपर जैसे ही पहुंचा, टायर फिस करके बैठ गया। टायर से एक ध्वनि निकली। टायर पंचर हो गया था। सफर वहीं रुक गया। अगर बस थोड़ी भी स्पीड में होती तो हो सकता है कि बहते हुए नाले में गिर जाए। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ सम्मान के साथ देखा और सोचा कि वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी खतरा मोल ले रहे हैं। अपनी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफर कर रहे हैं। ये तो हद ही हो गई है। मालिक भी ऐसी खस्ता बस में सफर करके मरने के लिए तैयार है। ये तो हैरानी की बात है। लेखक उसके बारे में कुछ श्रद्धा भाव से उसकी ओर देखते हैं और ऐसा सोचते हैं। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अब लेखक हिस्सेदार के बारे में सोच रहे हैं कि उनको किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अपने आत्म बलिदान देने का साहस हो, कहीं का नेता होना चाहिए, ताकि वह अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सके। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। बच्चों, पसारे मतलब फैलाए, प्राण यानी कि जान। अब लेखक जो है ना अपने भय से लेखक अब इस तरह के भय से घिरे हुए हैं कि और सोचते हैं कि अगर वे सब मर जाते तो बाहें फैलाए देवता उनका इंतजार करते। लेखक उसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि अगर यह बस की यात्रा करते हुए मर गया, फिर सब मर जाते, तो ईश्वर हमारे लिए ही बाहें पसारे बैठे हमारा इंतजार करते। ईश्वर कहते हैं कि कितना महान आदमी है, एक टायर बदलने के बजाय अपने प्राण ही दे दिए। यह बहुत ही बहादुरी का काम है। दूसरा किस्सा, टायर लगाकर बस फिर चली। हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उम्मीद मतलब आशा। कंडक्टर साहब ने अपना सहयोग दिया, टायर बदला, फिर बस चली। लेखक को जरा भी विश्वास नहीं था कि वे मंजिल तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने सारी आशा ही छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस से गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया था। अब लोक मतलब मृत्युलोक, प्रयाण मतलब प्रस्थान, जाना, बेताबी यानी कि बेचैनी और तनाव यानी कि चिंता। ऐसा लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी और इससे मृत्यु लोक को प्रस्थान करके चले जाना होगा। सारी जिंदगी इसी बस में गुजार देनी होगी, प्राण भी शायद ही बचे। अब लेखक जो है वो पूरी चिंताओं से मुक्त हो गया, घर के जैसे बैठ गया इत्मीनान से, आराम से। जितने भी यात्री थे सब आपस में हंसी मजाक करने लगे और लेखक के जो मित्र थे वह भी अब अपना समय हंसी मजाक के साथ व्यतीत करने लगे। तो ये थी श्री हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई कहानी अथवा संस्मरण बस की यात्रा। बच्चों, आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आए और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा
तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।